इस बीच महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर है। लोकसभा सीटों को लेकर आज अजीत पवार गुट की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में अजीत पवार गुट 8 से 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर सकता है और ऐसा बताया जा रहा है कि इस बैठक में महाराष्ट्र की कोल्हापुर, उसके अलावा बुल्ढाना, माढा, सातारा, शिरूर, बारामती, परभणी, अहमदनगर, गढ़चिरौली, ये वो सीटें हैं जिस पर इस बैठक में चर्चा होगी। यानी 8 से 9 सीटों पर अपना दावा कर सकता है अजीत पवार का गुट। तो ये दो बड़ी खबरें महाराष्ट्र से। एक तरफ गृह मंत्री ने मुलाकात की, बैठकों का दौर चला देवेंद्र फडणवीस के साथ, अजीत पवार के साथ और एकनाथ शिंदे के साथ, तो लगभग 60 मिनट बातचीत की अमित शाह ने और सीधा सीधा एक मैसेज संदेश देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 400 प्लस का टारगेट जो एक तरह से प्रधानमंत्री को दोबारा से वापस प्रधानमंत्री बनाना है, तो उस डायरेक्शन में काम होना है। और दूसरी तरफ अजीत पवार जो गुट है वो 8 से 9 सीटों का दावा कर सकता है। और महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है, उसके मुताबिक महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से शिंदे कैंप 22 सीटों की मांग कर रहा है, जिनमें से उन्हें 16 से 18 सीटें मिल सकती हैं। उधर अगर अजीत पवार की बात करें तो उनका गुट 10 से 12 सीटें मांग रहा है और उसे 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं और बाकी जगहों पर बीजेपी इलेक्शन लड़ेगी, चुनाव लड़ेगी। तो ये कुल मिलाकर जो लेखा जोखा है वो सामने आ रहा है। विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। विवेक, मैसेज क्लियर है, गृह मंत्री ने इंटरवीन किया और उन्होंने 400 प्लस के टारगेट की बात की कि उसे कैसे अचीव करना है, उस डायरेक्शन में काम करना है और प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से वापस प्रधानमंत्री बनाना है। वो टारगेट होना चाहिए, वो लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल पंकज, देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने महायुति के सभी बड़े नेताओं को एकदम क्लियर कट मैसेज दिया है कि सीट को लेकर जो मतभेद है उसको सुलझा लिया जाएगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी को दोबारा पीएम बनाना है। और जो पीएम मोदी का इस बार नारा है कि इस बार 400 पार, उस पर पूरी तरह से फोकस करना है, उस पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करना है, सबको मिलकर इस एक बार फिर से पीएम मोदी को 400 सीट के ऊपर ले जाना है। ये अमित शाह ने क्लियर कट साफ तौर पर एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं सबको। महायुति में सभी नेता थे वहां पे मौजूद, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और जितने तमाम नेता थे उन सबको समझाया है कि सीट का जो मतभेद है उसको निकाल लिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा, आपस में बैठकर सॉल्यूशन निकाला जाएगा और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। इसमें साफ तौर बोले कि एक ही फोकस आप सबको रखना है कि पीएम मोदी को ज्यादा से ज्यादा सीटें पीएम मोदी के साथ जाएं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और जो महायुति का टारगेट है कि कम से कम 45 सीट के ऊपर किसी भी हाल में महायुति को मिलनी चाहिए, उसके लिए वो प्लानिंग करें। और साफ तौर पर जो शिंदे कैंप है वो बोलते 22 सीट पर लड़ेंगे, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कल की मीटिंग के बाद थोड़े से सॉफ्ट डाउन जरूर हुए शिंदे कैंप। अब वो बोले कि 16 से 28 तक उनको सीटें मिल सकती हैं। बिल्कुल। और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगागर साहब। समीर जी, आप जरा ये समझाइए कि अमित शाह अब जब बाहर निकलेंगे, यानी उनके जाने से क्या अब वापस आपको लगता है सब कुछ ठीक हो गया है और अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी? देखिए, निश्चित रूप से जब भी सीटों का बंटवारे में कोई पेच फंसता है तो अमित शाह इसे सॉल्व करते हैं। और महाराष्ट्र को लेकर भी अमित शाह ने कल जो बैठक की है उसमें अमित शाह ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम, प्रधानमंत्री मोदी के काम और प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन लग रहा है और उन्होंने ये बहुत स्पष्ट कहा एकनाथ शिंदे से और अजीत पवार से कि आपके 40 विधायक होने के बाद भी आपको मुख्यमंत्री बनाया। अजीत पवार से कहा कि आपके 40 विधायक होने के बाद भी आपको उप मुख्यमंत्री बनाया है और आपको वित्त मंत्रालय दिया गया है, आपको आपके उम्मीद से ज़्यादा दिया गया है। लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर लड़ने जा रही है, तो लोकसभा में ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। और यह भी पूछा अमित शाह जी ने कि आप सीटें मांग रहे हो, सीटों पर आपके पास कौन से उम्मीदवार, ये बताइए। सीट हम हारने के लिए नहीं दे सकते हैं, हमें 48 की 48 सीटें जीतना है, क्योंकि शिवसेना टूट चुकी है, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस टूट चुकी है। ऐसे स्थिति में हमें 48 सीटें का टारगेट लेकर चल रहे हैं। अगर हमें 370 सीटों पर पहुंचना है तो महाराष्ट्र की 48 सीटें जीतना होगी। आप अपने उम्मीदवार बताइए किस सीट पर आपका उम्मीदवार जीतने की स्थिति में, हम डिसाइड करेंगे कि वहां से वो उम्मीदवार जीतने की स्थिति में है कि नहीं, वहां से उसे टिकट मिलना चाहिए कि नहीं। तो अमित शाह ने बहुत क्लियर कर दिया एकनाथ शिंदे और अजित पवार को कि लोकसभा चुनाव में उनकी बहुत ज्यादा सुनी नहीं जाएगी, उसके बाद होने वाले विधानसभाओं में जरूर उनका ध्यान रखा जाएगा। और महाराष्ट्र की राजनीति में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उनको उचित शेयर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम और उनके काम पे लड़ा जा रहा है, तो उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि जो 2019 में 22 सीटें शिवसेना को मिली थी वो आपको मिलेगी। और अजित पवार से यह भी कहा गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस तो 2019 में सिर्फ 4 सीटें जीती थी, आप कैसे 10 सीटें मांग रहे हो।
तो मुझे लग रहा है कि अजित पवार को भी सीटें कम मिलेगी और एकनाथ शिंदे को भी भारतीय जनता बिल्कुल। तो पार्टी ये कम तो सीटें बात देने हमने वाली एक कैंप की कर ली समीर जी। सीट शेयरिंग पर मची तकरार का सामना महाविकास आघाड़ी को भी करना पड़ रहा है। लोकसभा की 48 सीटों का फॉर्मूला तय करने के लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक चली। बावजूद इसके कोई बात नहीं बनी और पार्टियों के बीच खटपट बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी 23 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है और इन 23 सीटों की लिस्ट लेकर उद्धव ठाकरे सिल्वर ओक पर शरद पवार से मिलने पहुंचे थे, जबकि प्रकाश अंबेडकर ने भी 27 सीटों का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में मामला सुलझने के बजाय अब उलझता ही जा रहा है, यानी विपक्षी गठबंधन जो है वहां पर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी तक जो बैठकें का दौर चला है वो बेनतीजा ही रहे हैं। तो यहां पर भी पेच फंसा हुआ है। किस तरह से पेच फंसा हुआ है वो जरा हम आपको बता दें। तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, लेकिन दावा जो है वो किस तरह से सीटों को लेकर किया जा रहा है। शिवसेना का उद्धव गुट 23 सीटों की मांग कर रहा है, कांग्रेस 15 सीटों की मांग कर रही है, शरद पवार गुट 10 सीटों की मांग कर रहा है और सबसे ज्यादा, जैसे कि हमने आपको बताया, प्रकाश अंबेडकर 27 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। तो लगातार ये मामला उलझा हुआ है। हालांकि महाविकास आघाड़ी की बैठक के बाद कांग्रेस ने बड़ा दावा कर दिया है। कांग्रेस ने यह दावा किया कि 20 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी, उद्धव गुट 23 और शरद पवार गुट 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश है, दिखाने की कोशिश है कि मामला सब कुछ ठीक होता जा रहा है अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। सांगली लोकसभा जो सीट है, सांगली लोकसभा सीट, उसको लेकर महाविकास आघाड़ी में जोरदार खटपट देखी जा रही है। सांगली सीट पर उद्धव गुट और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। दोनों ही पार्टियां इस सीट पर अपना अपना दावा ठोक रही हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि सांगली सीट पर वो ही लड़ेगी, जबकि शिवसेना का उद्धव गुट भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आइए अब रुख करते हैं राजस्थान का। राजस्थान एसआई पेपर लीक मामले में लगातार बड़ी कार्रवाई जारी है। पुलिस कई आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस बीच गिरफ्तार ट्रेनी एसआई को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। गिरफ्तार ट्रेनी एसआई में डीएसपी का बेटा भी शामिल है। एसओजी ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर करणपाल गोदारा, इसका नाम है करणपाल गोदारा, इसे गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर करणपाल गोदारा नागौर में डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा का बेटा है। वहीं दावा यह भी है कि परीक्षा के दूसरे और तीसरे दिन पेपर लीक हुआ था। ट्रेनी सब इंस्पेक्टर करणपाल गोदारा, इसका नाम है, ये डीएसपी का बेटा है और यह भी कहा जा रहा है कि परीक्षा के दूसरे और तीसरे दिन पेपर लीक हुआ था। तो राजस्थान पेपर लीक मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया। ये एसआई है और एसओजी ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर करणपाल गोदारा को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार जो ये सब इंस्पेक्टर है करणपाल गोदारा, ये नागौर में डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा का बेटा है। हमारे